Starting with the name of Allah, the most merciful and gracious. This is Muhammad Rizwan, registered nursing officer, district headquarter hospital Banno and visiting lecturer, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बन्नो। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट लेंगे पैथोफिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के हवाले से, और इसमें हम जितनी भी पैथोफिजियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, और इसके साथ साथ पैथोफिजियोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग में, या इस तरह अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में पैथोफिजियोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। और ये जितनी भी स्लाइड है ये सर इशफाक की स्लाइड है जो कि एज ए लेक्चरर काम करता है इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेस हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर में। ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि इस चैप्टर में जो कि हमने स्टार्ट किया है इसमें हम कौन कौन से कंसेप्ट के बारे में और कौन कौन से वो बेसिक जो है आइडियाज़ है, कौन कौन से बेसिक जो है इसमें टॉपिक्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन, एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन द स्टूडेंट विल बी एबल, यानी हम अगर ये चैप्टर कंप्लीट करें तो इसके बाद आप लोग जो है इस कदर एबल होंगे कि आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन पैथोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी कि पैथोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डिफरेंशिएट अमंग पैथोफिजियोलॉजी एंड अदर बायोमेडिकल साइंसेस, इसमें डिफरेंशिएशंस क्या है, डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स डेवलपमेंट, डिजीज़ क्या है, डिजीज़ की डेवलपमेंट किस तरह होती है, ब्रीफली डिस्कस ईच ऑफ द 5 कंपोनेंट ऑफ द डिजीज़ प्रोसेस के कंपोनेंट्स क्या है, प्रेवलेंस, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड आउटकम। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है आप इसके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो देखिए ये जितनी भी कंसेप्ट है जो कि अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं ये आप लोगों को बार बार पैथोफिजियोलॉजी के दरमियान किसी भी लेक्चर में किसी भी चैप्टर में आप लोग बार बार इसको रिपीट करेंगे। तो देखिए कुछ सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट जो है इसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट मैथ्स का जो है वो सब्जेक्ट ले रहा है तो सबसे पहले उसको डिजिट्स, नंबर, इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। इस तरह अगर आप लोग माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट लेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए अपने अलग उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप लोग एनाटॉमी को जो है वो स्टार्ट लेंगे तो एनाटॉमी से पहले आप लोगों को एनाटॉमी की डिफिनीशंस, जितने भी क्रॉस सेक्शन है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है, आप लोगों को उसके बारे में जो है वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशंस लेनी होगी। तो इसी तरह हम पैथोफिजियोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट या इसकी जितनी भी मेटा कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ जो है बेसिक डिफिनीशंस के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि बार बार रिपीट होते हैं इनसाइड द डिसिप्लिन या इनसाइड द सब्जेक्ट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, हम उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इससे पहले कि जो सेमेस्टर है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में वहाँ पे आप लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा चैप्टर या जितने भी 11 हमारे जितने भी सिस्टम्स है इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल के साथ स्टडी की। तो मतलब ये है कि इन 11 सिस्टम में जब कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाए या इस तरह ह्यूमन बॉडी के ओवरऑल अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी की कोई भी सिस्टम, वो पैथोलॉजिकल सिस्टम हो या फिजियोलॉजिकल सिस्टम हो, अगर वहाँ पर कोई एबनॉर्मेलिटीज़, कोई डिविएशंस आ जाए तो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़, इलनेस और सिकनेस जो है वो काज हो सकती है। तो इसकी वजह से आप लोगों ने सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में बात की, यानी एनाटॉमी को आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि फॉर एग्जांपल हार्ट क्या है, जो है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, यूरिनरी सिस्टम क्या है। अब आप लोग इस सेमेस्टर में इसकी जितनी भी डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के डिजीज़ है और वो डिजीज़ किस तरह जो है वो हैपन होते हैं, किस तरह वो काज होते हैं, तो आप लोग इसके बारे में जो है आप लोग इस सेमेस्टर में इसी हवाले से आपकी जितनी भी सब्जेक्ट है इसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो मतलब यह है कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में यानी फर्स्ट ईयर ऑफ द BSN में आप लोगों ने बेसिक जितने भी सब्जेक्ट थे आप लोगों के उसके बारे में आप लोगों ने जो है वो स्टडी की। अब आप उनके जितनी भी डिजीज़ है उन सिस्टम्स की आप लोग उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले पैथोलॉजी से पहले आप लोगों को जो है डिफिनीशंस आना चाहिए किस चीज़ की, फिजियोलॉजी की, यानी नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। और अगर ये नॉर्मल फंक्शन जो है ये डिविएट कर जाए तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी, यानी एबनॉर्मल फिजियोलॉजी इज कॉल्ड पैथोलॉजी। तो सिंपल वर्ड्स इसकी डिफिनीशन जो है आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी, फॉर एग्जांपल हार्ट की जो है नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि वो उसका काम जो है वो पंपिंग है। तो अब अगर ये पंपिंग जो है ये ख़त्म हो जाए या ये बहुत ज़्यादा हो जाए जिसको हम टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। यानी अगर फिजियोलॉजी डिविएट कर जाए या एनाटॉमिकल सिस्टम में कोई चेंजेस आ जाए, फॉर एग्जांपल बोन फ्रैक्चर्स है, इस तरह कोई भी जो है आर्थराइटिस डिजीज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ है जो कि एनाटॉमी के साथ रिलेटेड है, तो उन दोनों कंडीशन में हम उसको कहते हैं पैथोलॉजी। यानी पैथोलॉजी क्या है? द वर्ड पैथोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स पैथोस मीन्स फीलिंग और सफरिंग एंड लॉजी द स्टडी ऑफ। तो मतलब यह है कि पैथो का मतलब यह है
पेथोस मीनिंग फीलिंग और सफरिंग, यानी जब एक इंडिविजुअल को ये फीलिंग होती है कि आई हैव अ डिजीज़ के में जो है मुझे अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में डिफरेंट लोग एडमिट होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के साथ, जब आप उससे पूछ लेते हो तो वो खुद ना खुद आपको कोई आंसर देगा कि मुझे इस तरह जो है पेन हो रहा है, या मुझे इस तरह शिवरिंग हो रहा है, या मुझे रात के वक्त नींद नहीं आ रहा। तो मतलब यह है कि वो कुछ ना कुछ कंप्लेन कर रहा है। अब इन कंप्लेंट के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि ज़रूरी बात है कि किसी फिजियोलॉजी में या किसी एनाटॉमी ने जो है अपनी नॉर्मल पथ वैसे डिविएशन इसमें आ गया है, तो इसकी वजह से ये चेंजेस आ गई है। तो मतलब यह है कि पेथो मीन्स सफरिंग और फीलिंग ऑफ सफरिंग। और लॉजी जिस तरह आप लोग बायोलॉजी या एनाटॉमी इस तरह मुख्तलिफ किस्म में जिसके वर्ड्स में LOGY आ जाए तो उसका मतलब यह है स्टडी, यानी पैथोलॉजी का मतलब यह है कि वो यानी पैथोलॉजी ये ग्रीक वर्ड्स है और इसका मतलब यह है फीलिंग और सफरिंग, या इसका मतलब यह है एबनॉर्मल फिजियोलॉजी या द स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। तो मुख्तलिफ किस्म के इसके डिफिनीशंस है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी, यानी अगर आप डिजीज़ के बारे फॉर एग्जांपल टाइफाइड के बारे में आप बात कर रहे हैं, मलेरिया के बारे में आप बात करें, कैंसर के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इसकी रीजंस क्या है, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़ यानी डिजीज़ की लॉजिक क्या है, डिजीज़ किस तरह काज होती है, डिजीज़ की मैनिफेस्टेशंस क्या है, डिजीज़ के किस तरह साइन सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट होते हैं, कौन सा सिस्टम डिजीज़ से इफेक्ट हो सकता है एक स्पेसिफिक डिजीज़ से, तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। Pathology deal with the study of the structure and functions changes in cell tissues and organ of the body that cause are caused by disease। तो मतलब यह है कि पैथोलॉजी में जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की कि पैथोलॉजी में डिविएशंस आ जाती है, यानी चेंजेस आ जाती है ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल फंक्शंस में या ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में। यानी मतलब यह है कि स्ट्रक्चर जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनाटॉमी के साथ इसका रिलेशन है, यानी स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। तो मतलब यह कि अगर एनाटॉमी में कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको भी हम पैथोलॉजी कह सकते हैं। और इस तरह अगर फंक्शंस चेंजेस है, फॉर एग्जाम्पल मसल ने अपना काम छोड़ कर दिया कंस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन, तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। यानी स्ट्रक्चर या फंक्शन इस तरह भी आप लोग कह सकते हैं कि एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में अगर डिविएशंस आ जाए तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। और ये चेंजेस एक सिंगल सेल में भी आ सकता है, ये टिश्यूज में भी आ सकते हैं और ये ऑर्गन में भी आ सकती है, जिसकी वजह से डिजीज़ काज होती है या इसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बॉडी के सिस्टम जो है इससे अफेक्ट हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। यानी पैथोलॉजी सिंपल मतलब यह है कि अगर ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ जाए या फंक्शन में चेंजेस आ जाए तो उस चेंजेस को हम कहते हैं पैथोलॉजी। यानी उस चेंजेस की स्टडी को अगर आप साइंटिफिकली देख ले तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। फिजियोलॉजी डील्स विद द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो फंक्शंस है, जितनी भी हमारी 11 मेजर वाइटल सिस्टम है उसकी फंक्शंस को, यानी जो भी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसकी काम क्या है, ऑक्सीजनेशन। तो अब ये ऑक्सीजनेशन किस तरह हो सकता है, किस तरह डिफ्यूजन और इस तरह जो है वो ऑक्सीजन चला जाता है इनसाइड द ब्लड, तो इस स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। और अगर हम ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमी को स्टडी करना चाहते हैं कि बोन्स क्या है, बोन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है, तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। तो इस तरह मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की कि फिजियोलॉजी जो है ये एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, जब ह्यूमन बॉडी होम्योस्टेटिक में होती है, जब कोई डिजीज़ नहीं होती, कोई डिविएशंस नहीं होती, तो उस कंडीशन में अगर आप ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को और इस सिस्टम के फंक्शंस को स्टडी करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक कार है, अब कार के जितने भी टायर्स है, उसकी जितने भी कंपोनेंट्स है, सीट्स है, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। अब इस कार का काम क्या है, कार का काम यह है कि हम इसके जरिए जर्नी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये इसकी फंक्शंस है, तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। इस तरह ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स है इसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं और इसकी जो फंक्शंस है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। अब देखिए अगर फिजियोलॉजी में या एनाटॉमी में अगर कोई चेंजेस आ जाए तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। The term combine the two words pathology and physiology। अब देखिए हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो देखिए पैथोफिजियोलॉजी ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स की, पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। तो देखिए सिंपल वर्ड्स में अगर आप लोग उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिसऑर्डर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट कॉज रिजल्ट फ्रॉम आर अदरवाइज एसोसिएटेड विद अ डिजीज आर इंजरी। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब एक डिजीज़ आ जाती है, एक पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है जिसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। अब इस पैथोलॉजी के पीछे लॉजिक क्या है,
फॉर एग्जांपल टाइफाइड आ जाती है। अब इस टाइफाइड के पीछे किस तरह ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज होती है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी किस तरह पैथोलॉजी में कन्वर्ट होती है, तो उस स्टडी को हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। यानी मतलब यह है कि जब पैथोलॉजी आती है तो जाहिर बात है पैथोलॉजी के पीछे कोई नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है इसमें चेंजेस आ जाती है। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें कि किस तरह नॉर्मल फिजियोलॉजी कन्वर्ट होकर पैथोलॉजी में कन्वर्ट होती है, तो उसको हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। Thus, pathophysiology deals not only with the cellular and organ changes that occur with disease, but with the effect that these changes have on total body function. तो मतलब ये है कि पैथोफिजियोलॉजी में हम सिर्फ ये स्टडी नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल कैंसर किस तरह जो है वो काज हो सकती है, किस तरह कैंसर सेल जो है वो स्प्रेड होती है, या किस तरह कैंसर जो है ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं, बल्कि हम ये भी स्टडी कर सकते हैं कि इस चेंजेस की वजह से, जो कि पैथोलॉजी की वजह से या पैथोफिजियोलॉजी की वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ जाती है, उस चेंजेस का जो अफेक्ट है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम के ऊपर, हम वो भी स्टडी करते हैं। तो मतलब ये है कि एक साइड में हम नॉर्मल फिजियोलॉजी में जो डिविएशंस आ जाती है, जो कन्वर्ट होती है पैथोलॉजी की तरफ, वो स्टडी करते हैं, और दूसरी तरफ में हम इस डिविएशंस की जो अफेक्ट है, इस पैथोलॉजी की जो अफेक्ट है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, हम वो भी स्टडी कर सकते हैं। तो मतलब यह है कि हम दो मेन कॉन्सेप्ट जो है पैथोफिजियोलॉजी में हम इसके बारे में बात करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी आल्सो फोकस ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज। तो मतलब यह है कि मैकेनिज्म्स क्या है। फॉर एग्जांपल कैंसर्स आ जाती है, अब इस कैंसर्स के पीछे किस तरह जो है वो सेल्स मेटास्टेटिक बन जाती है, ये मैकेनिज्म्स क्या है, ये प्रोसेस क्या है, तो ये भी हम स्टडी करते हैं कहाँ पे, पैथोफिजियोलॉजी में। एंड प्रोवाइड द बैकग्राउंड फॉर प्रिवेंटिव एज वेल एज थेराप्यूटिक हेल्थ केयर मेजर एंड प्रैक्टिस। तो मतलब यह है कि जितने भी जो है प्रिवेंटिव एंड थेराप्यूटिक हेल्थ केयर है, तो मतलब यह है कि हम किस तरह एक इंडिविजुअल को डिजीज़ से प्रिवेंट करें, या डिजीज़ के बाद हम उसको जो है थेराप्यूटिक हेल्थ केयर जो है उसको प्रोवाइड करें। तो इन दोनों के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पैथोफिजियोलॉजी का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी डिजीज़ के बारे में पता नहीं है, आपको टीबी के बारे में पता नहीं है कि टीबी में किस तरह कौन सा सिस्टम जो है अफेक्ट हो सकता है, तो आप किस तरह उसको ट्रीट करेंगे, आप किस तरह जो है उसको जो है प्रिवेंट करेंगे ताकि मुख्तलिफ लोगों को टीबी जो है वो काज ना हो जाए। तो मतलब यह है कि पैथोफिजियोलॉजी में हम डिजीज़ के मैकेनिज्म्स के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद हम इस कदर काबिल बन जाते हैं कि हम लोगों को प्रिवेंट करें टाइफाइड से, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि टाइफाइड जो है वो लंग्स की डिजीज़ है, और लोग किस तरह इससे अफेक्ट हो सकते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो टीबी काज हो सकती है। तो मतलब यह है कि जो है आप अगर पैथोफिजियोलॉजी को अच्छी तरीके से पढ़ ले, इसके मेन कंसेप्ट के ऊपर अगर आप अपनी लॉजिक, अपनी रीजनिंग, अपनी थिंकिंग जो है ओपन करें, तो इसके बाद आप लोग किसी भी जगह डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर डिजीज़ आ जाए तो आप डिजीज़ की ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। An alternative definition is the study of the biological and physical manifestation of disease as they correlate with the underlying abnormality and physiological disturbance। तो मतलब यह है कि कोई भी डिफिनीशंस आप ले ले, इस सब का जो है मकसद एक है। तो मतलब यह है कि किस तरह बायोलॉजिकल या फिजिकल जो है एक डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन का मतलब यह है साइन एंड सिम्टम। यानी पैथोफिजियोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल सिस्टम आ जाती है, या ह्यूमन बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम आ जाती है। अब देखिए फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो मोस्टली जो एक इंडिविजुअल में आप लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे की एम्पुटेशन हो गई, एक बंदे का जो है वो विजन लॉस हो गया, उसकी जो हियरिंग है वो लॉस हो गई। तो मतलब यह है कि यहाँ इसमें जो है वो बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है सेल के अंदर, या इसमें फिजिकल जो है वो चेंजेस आ सकती है जो कि डिजीज़ के साथ रिलेट है। तो इसके पीछे जो लॉजिक है, इस एबनॉर्मेलिटी के पीछे जो लॉजिक है, इस फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के पीछे जो लॉजिक है, उसको हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। फॉर एग्जांपल एक बंदे की विजन लॉस हो गई, अब इस विजन की लॉस की वजह से जो है कौन कौन से चेंजेस ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाती है, हम उसको भी पढ़ेंगे, और हम ये भी पढ़ेंगे कि ये विजन किस तरह जो है वो लॉस हो गया, इसके मैकेनिज्म्स क्या है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। दूसरा कंसेप्ट है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो का मतलब यह है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और LOGY का मतलब है स्टडी। यानी माइक्रो का मतलब वो ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी विद नेकेड आइज, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इतने स्मॉल हो जिसको हम खुले आंख से नहीं देख सकते, बट वी कैन यूज माइक्रोस्कोप टू सी देम, और हम उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी।
अब देखिए ये भी एक ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स माइक्रो मीन स्मॉल, बायोस लाइफ एंड लार्जी स्टडी, यानी मतलब यह है कि स्मॉल लिविंग बॉडी। अगर हम स्मॉल लिविंग बॉडी को स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं माइक्रोबियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर डिफाइंड एज any living organism that is either a single cell unicellular, a cell cluster or has no cell at all acellular। तो मतलब यह है कि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, तो मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, या ये क्लस्टर टाइप्स की होती है, या ये एसेलुलर होते हैं। मतलब यह है कि इसके सेल्स के अंदर जिस तरह हम वायरस की बात करेंगे तो कुछ जगहों पे हम वायरस को एसेलुलर कंसीडर करते हैं क्योंकि लिविंग सेल के लिए जो बुनियादी कंपोनेंट है वो उसमें प्रेजेंट नहीं है एज ए होल। तो मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे, उस लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे जिसको हम नेकेड आई से नहीं देखते, बट वी कैन यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। These include eukaryotics as well, such as fungi and prokaryotics। यूकैरियोटिक्स का मतलब यह है कि ट्रू, यानी जिसमें ट्रू सेल जो है न्यूक्लियस मौजूद होते थे उसको हम कहते हैं यू, और प्रो का मतलब यह है कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं होता। तो मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कुछ यूकैरियोटिक्स है और कुछ प्रोकैरियोटिक्स है। वायरसेस एंड प्रायन्स thought not strictly classed as living organism आर आल्सो स्टडीज। तो मतलब यह है कि माइक्रोबियोलॉजी में हम कुछ वायरसेस या प्रोयॉन्स के बारे में बात करेंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो देखिए इसमें जो है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी बुनियादी खसूसियात है, उसकी जितनी भी बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक इसकी जितनी भी ऑर्गेनील्स है, सेल की डिफरेंट पार्ट है, ये ऐसे होल इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन चूंकि उसकी कुछ एबिलिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक वो को रिलेट करती है लिविंग थिंग्स के साथ, तो इसलिए हम उसको भी जो है माइक्रोबियोलॉजी में हम स्टडी कर सकते हैं। माइक्रोबियोलॉजी इज अ ब्रॉड टर्म। Microbiology is a broad terms which include virology, mycology, parasitology, bacteriology, immunology and other branches। तो मतलब यह है कि इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल के साथ जो है बात की है माइक्रोबियोलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर में। माइक्रोबियोलॉजी के फिर डिफरेंट जो है, अगर आप वायरस को स्टडी करते हो तो हमको तो वायरोलॉजी, अगर आप फंजाई को स्टडी करते तो माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। जो मतलब यह है कि इसकी डिफरेंट सब ब्रांचेज है। माइक्रोबियोलॉजी डील्स विद आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स दैट कॉज डिजीज। तो मतलब यह है कि माइक्रोबियोलॉजी में हम आइसोलेट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह डिजीज़ को जो है वो काज कर सकती है। तो इनमें हम बैक्टीरिया को भी स्टडी कर सकते हैं, वायरसेस को, फंजाई को, या डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट्स को हम इनसाइड द डिसिप्लिन और इनसाइड द फील्ड ऑफ माइक्रोबियोलॉजी हम उसको स्टडी कर सकते हैं। स्पेसिमेन सच एज यूरिन, फीसिस एंड स्वाब्स आर एग्जामिन्ड टू आइडेंटिफाई पैथोजन टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। और इस माइक्रोबियोलॉजी में अगर हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या आइसोलेट करते हैं या हम उसको स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए, तो हम उसके लिए या यूरिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आप यूरिन आरी देखते हो, यूरिन जो है रूटीन एनालिसिस, इस तरह फीसिस जो है स्टूल एनालिसिस करते हैं, स्वाब हम यूज़ कर लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वर्ड्स है। तो मतलब यह है कि इन जो है सोर्स के ज़रिए, इन प्रोसेस के ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए। हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी क्या है? हेमा का मतलब यह है ब्लड, लॉजी का मतलब यह है स्टडी। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स हेमा मीन्स ब्लड, लॉजी मीन्स स्टडी। यानी मतलब यह है कि ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट और ब्लड के जितनी भी डिजीज़ है उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं हेमाटोलॉजी। और जो बंदा उसको स्टडी कर सकता है या उसमें जो है वो स्पेशलिस्ट बन जाए तो उसको हम कहते हैं हेमाटोलॉजिस्ट। यानी आप लोग देख सकते हैं थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया से डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर है। अब ये डिसऑर्डर किस तरह काज हो सकती है, इसके लिए कौन सा जो है मैकेनिज्म है, इसके कजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर आप उनको स्टडी करते तो उस ब्रांच को हम कहते हैं हेमाटोलॉजी। तो ये देखिए ये ब्रांचेस है, डिफरेंट ब्रांचेस है जिसको हम स्टडी करते हैं। तो मतलब यह है कि ये जितनी भी कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों के सामने इसलिए जो है एक्सप्लेन की जा रहा है ये, ताकि आपको पैथोफिजियोलॉजी में अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप लोगों को पहले इसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है आपके जहन में होगी। हेमाटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड। यानी ब्लड में आरबीसीज क्या है, डब्ल्यूबीसीज क्या है,
मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड के जितने भी पार्ट्स है, प्लाज्मा क्या है, इनके डिजीज़ जो है क्या है, तो इसके बारे में अगर आप डिजीज़ जो है वो स्टडी कर सकते हैं तो आप उसको जो है इस ब्रांच को आप कहते हैं हेमाटोलॉजी। द लेबोरेटरी वर्क that goes into the study of blood frequently performed by a medical technologies to identify pathogenic agent which cause disease। तो देखिए इसके लिए लेबोरेटरी वर्क भी की जाती है जिसको हम कहते हैं हेमाटोलॉजिस्ट। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड के जितने भी सैंपल्स है उसको स्टडी करते हैं और इसके अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, LOGY का मतलब है स्टडी, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनो का मतलब यह है इम्यूनिटी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ माइक्रोबियोलॉजी दैट कवर द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये एक सब ब्रांच है माइक्रोबियोलॉजी के और इसमें हम ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम किस तरह काम करती है अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी मतलब यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ह्यूमन सिस्टम किस तरह जो है वो अपनी रेजिस्टेंट पेश कर सकती है जो कि इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम में मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स है, फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून सिस्टम, सेकंड, थर्ड लाइन, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी पार्ट्स है। अब देखिए इम्यूनिटी किस तरह डिवेलप होती है और इम्यूनिटी जब वीक हो जाए जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, या कुछ जगहों पर अपने बॉडी सेल जो इम्यून सिस्टम के पार्ट है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो है अटैक कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ है, कुछ हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून डिसऑर्डर है, तो इन सब के बारे में अगर आप जो है स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। It deals with the physiological functions of the immune system in state of both health and disease। तो मतलब यह है कि हेल्थ के स्टेट में और डिजीज़ के स्टेट में इम्यून सिस्टम का रोल क्या है, अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा हेल्थी है तो किस तरह वो हेल्थी रहता है, उसका इम्यून सिस्टम किस तरह काम करता है, या अगर एक बंदा जो है वो बीमार हो जाए तो उस दौरान इम्यून सिस्टम कितना कमज़ोर होता है या इम्यून सिस्टम का रोल क्या है। तो इसके मुख्तलिफ टाइप्स है। डिजीज़ एबनॉर्मेलिटीज़ में द रिजल्ट ऑफ आइदर अंडर एक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनोडिफिशियंसी, यानी जिस तरह एड्स है, आप लोग ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम आप लोगों ने स्टडी किया होगा या आप लोग जो है AHN में आप लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ जगहों पे इम्यूनिटी वीक होती है तो उसको हम कहते हैं उस कंडीशन को ऑटो डिफिशियंसी, या कुछ जगहों पे ओवर एक्टिवेट होती है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। यानी कुछ जगहों पे इम्यून सिस्टम के जो पार्ट्स है वो ओवर एक्टिवेट होती है और अपने सेल्स के ऊपर जो है वो अटैक कर सकती है, और इसकी एंड एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम, और इसको हम या एलर्जी कहते हैं या उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हम उसको कह सकते हैं, जिस तरह एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस है। जनरली इम्यून सिस्टम इंटरेक्ट विद पैथोजेनिक माइक्रोब्स। अब देखिए इम्यून सिस्टम का फंक्शंस क्या है, दे आर जस्ट लाइक द आर्मी ऑफ द स्टेट। एक स्टेट की या एक रियासत की जो आर्मी होती है जो अपनी कंट्री की प्रोटेक्शंस करता है आउटसाइड आर्मी से, आउटसाइड इंटरफेरेंस है, इस तरह ह्यूमन बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है ये ह्यूमन बॉडी की नेचुरल जो है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए ह्यूमन बॉडी की प्रोटेक्शंस की जाती है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।